द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं पेचीदा मामले पर चर्चा कर रहे हैं। जाने माने रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ एशली जे टेलिस की FBI द्वारा गिरफ्तारी और उन पर लगे गंभीर आरोपों के बारे में। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये उन गलियारों से जुड़ा है जहां नीतियां बनती हैं, खासकर अमेरिका भारत रिश्तों के लिहाज से, जिनमें टेलिस का एक बड़ा नाम रहा है। तो आज हमारे विचार विमर्श का जो मुख्य सवाल है वो ये है, क्या एशली टेलिस पर लगे आरोप एक सम्मानित विशेषज्ञ के सफर का एक दुखद अंत है, या फिर ये जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा और देशों के बीच की उस जटिल, थोड़ी धुंधली दुनिया की एक झलक है, जहां किसी की सालों की बनाई साख और प्रतिष्ठा पल भर में दांव पर लग जाती है। हमारी ये बातचीत, जो भी जानकारी अभी उपलब्ध है, उसी पर आधारित है। मैं इस पक्ष पर रहूंगा कि आरोपों की गंभीरता अपनी जगह है, लेकिन पूरी कानूनी प्रक्रिया हुए बिना किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं, और हमें उनकी प्रतिष्ठा और उनके योगदान के पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। और मेरा नजरिया इससे थोड़ा अलग है। मेरा मानना है कि FBI ने जो शुरुआती सबूत पेश किए हैं, खासकर वो जो गोपनीय दस्तावेजों की बरामदगी और दूसरी चीजें हैं, वे इतने गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि उन्हें सिर्फ प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार में हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये मामले सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए लगते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आरोप गंभीर हैं, और FBI जैसी एजेंसी जब जांच करती है तो उसे गंभीरता से लेना ही चाहिए। लेकिन कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है ना कि भाई, जब तक दोष साबित ना हो जाए व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। एशली टेलिस कोई अचानक से उभरा हुआ नाम तो है नहीं। उन्होंने दशकों तक अपनी अकादमिक और नीतिगत समझ से एक खास मुकाम बनाया है। खासकर वो जो 2008 का भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर समझौता था, उसे हकीकत बनाने में उनकी भूमिका को हम नकार नहीं सकते। एक ऐसा समझौता जिसने यकीनन दोनों देशों के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति की पहुंच सरकार के इतने ऊंचे स्तर तक रही हो, जिसके पास इतनी संवेदनशील जानकारी आती रही हो, क्या उस पर एक हद तक निगरानी होना आज के दौर में वाकई बहुत चौंकाने वाली बात है, खासकर जब दुनिया भर में इतने तनाव बढ़े हुए हों। हमें न्यायिक प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार करना चाहिए। ये जरूर है कि उनकी प्रतिष्ठा को जो भारी नुकसान पहुंचा है, वो अपने आप में एक सजा जैसा ही है, चाहे आखिर में फैसला कुछ भी आए। उन पर दस्तावेज घर ले जाने के आरोप हैं, पर क्या ये जासूसी थी, क्या ये सिर्फ नियमों की अनदेखी थी, या काम के दबाव में हुई एक लापरवाही? ये सब अदालत में साबित करना होगा। आपकी बात की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस मामले को सिर्फ आरोपों के नजरिए से नहीं, बल्कि FBI द्वारा पेश किए गए जो तथ्य हैं, उनके पैटर्न के तौर पर देख रही हूँ। ये कोई एक दिन की घटना नहीं लगती है। FBI के दस्तावेज बताते हैं कि टेलिस 2022 से निगरानी में थे। उनके घर से लगभग 1000 पन्नों के टॉप सीक्रेट और सीक्रेट दर्जे के दस्तावेज मिलना, और वो भी कहाँ, फाइलिंग कैबिनेट में, यहाँ तक कि कथित तौर पर कचरे के थैलों में मिले। ये किसी भी पैमाने से एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। फिर रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें पेंटागन के मार्क सेंटर, जो कि एक सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां से दस्तावेज हटाते हुए कैमरे पर देखा गया। बातें ही खत्म नहीं होती। आरोप ये भी है कि उन्होंने एक सीक्रेट एयरफोर्स मैनुअल का नाम बदला, उसे प्रिंट किया और फिर उस फाइल को सिस्टम से डिलीट कर दिया। ये सब काम आप समझ सकते हैं, शक पैदा करते हैं। और फिर 2022 से 2025 के बीच चीनी संपर्कों के साथ उनकी कई मुलाकातों का जिक्र है, जिनमें एक रेस्टोरेंट में लिफाफा देना और दूसरी बार गिफ्ट बैग लेना शामिल बताया गया है। ये सारी कड़ियां मिलकर एक काफी गंभीर तस्वीर बनाती हैं। हाँ, उन्हें शायद इन दस्तावेजों को देखने का अधिकार रहा हो, ये मुमकिन है, लेकिन उन्हें इस तरह घर ले जाना, और अगर उन्हें किसी और को देने का इरादा था, जैसा कि शक जताया जा रहा है, तो ये बिल्कुल अलग और बेहद संगीन मामला बन जाता है। और हमें वो टाटा चेयर और F-16 वाली बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हितों के टकराव की तरफ भी इशारा करती है। आपने FBI के सबूतों और उस पैटर्न का जिक्र किया। जी बिल्कुल, निगरानी, दस्तावेजों की बरामदगी, चीनी संपर्कों से मुलाकातें, ये बातें सचमुच गंभीर हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं फिर इसी बात पर जोर दूंगा कि ये अभी जांच एजेंसी के दावे हैं, जिन्हें अदालत की कसौटी पर खरा उतरना होगा। क्या उन मुलाकातों का संदर्भ वही था जो बताया जा रहा है? क्या लिफाफे या गिफ्ट बैग में वाकई कुछ आपत्तिजनक था, या ये सामान्य मेलजोल का हिस्सा था?
क्या दस्तावेज वाकई किसी बाहरी व्यक्ति तक पहुंचे? ये सवाल अभी भी हवा में है। किसी व्यक्ति को कैमरे पर दस्तावेज ले जाते हुए देखना एक बात है, और ये साबित करना कि वो जासूसी के इरादे से ले जाए गए थे, बिल्कुल दूसरी बात है। हो सकता है, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, चीजें उतनी सीधी न हो जितनी ऊपर से दिख रही हैं। कानूनी प्रक्रिया का उद्देश्य यही होता है कि परतों को हटाकर सच्चाई तक पहुंचा जाए, और हमें उस प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। प्रक्रिया का सम्मान बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पैटर्न को नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। आप संयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ एक साथ होना महज संयोग हो सकता है? 2022 से निगरानी, हजारों पन्नों के अति गोपनीय दस्तावेज घर पर मिलना, वो भी इतने असुरक्षित तरीके से रखे हुए, सिस्टम से फाइल डिलीट करने की कथित कोशिश, और उसी दौरान चीनी अधिकारियों से ऐसी मुलाकातें जिनका स्वरूप संदिग्ध लगे, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी कहते हैं जिस पर गहरी चिंता होनी ही चाहिए। अदालत सबूतों का वजन तय करेगी, ये सही है, लेकिन इन शुरुआती तथ्यों की गंभीरता को कम करके आंकना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं लगता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या ये संभव है कि इतने अनुभवी व्यक्ति से अनजाने में इतनी बड़ी चूकें हो गईं? ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? ये विरोधाभास ही तो है जो इस मामले को और ज्यादा उलझा देता है। देखिए, टेलिस की पहचान तो वॉशिंगटन में चीन की बढ़ती ताकत और उससे अमेरिका को होने वाले खतरों के बारे में सबसे मुखर आवाजों में से एक के तौर पर रही है। उन्होंने लगातार अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स को चीन के इरादों के प्रति आगाह किया, और अब उन्हीं पर चीन से जुड़े संपर्कों और दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का शक, ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। क्या ये किसी बड़ी साजिश का नतीजा हो सकता है, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, या क्या समय के साथ उनकी अपनी सोच, उनकी निष्ठा में कोई ऐसा बदलाव आया जिसके बारे में हमें पता नहीं? ये समझना वाकई बहुत मुश्किल है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से एक कड़ा रुख अपनाता है, उस पर बिल्कुल विपरीत काम करने का आरोप कैसे लग सकता है। क्या इसके पीछे कोई दबाव था, कोई लालच या कुछ और? ये सब जांच का विषय है। मैं मानती हूँ कि ये विरोधाभास चौंकाने वाला है, लेकिन रणनीतिक मामलों और जासूसी की दुनिया, आप जानते हैं, विरोधाभासों से भरी होती है। किसी व्यक्ति का सार्वजनिक रुख और उसके निजी कार्य हमेशा एक जैसे हों, ये जरूरी नहीं। अतीत का योगदान महत्वपूर्ण होता है, नो डाउट, लेकिन वो भविष्य के किसी गलत काम के लिए ढाल नहीं बन सकता। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बहुत सम्मानित और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने अपनी निष्ठा बदली या दबाव में आ गए। हमें इस संभावना को भी खुला रखना होगा कि शायद परिस्थितियां बदल सकती हैं, प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। हो सकता है टेलिस को लगा हो कि वो जो कर रहे हैं वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, या हो सकता है वो किसी जाल में फंस गए हों। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, अगर आरोप सही साबित होती हैं तो उनके पिछले योगदान उन्हें बचा नहीं सकते। हमें जो मौजूदा सबूत हैं उन पर ध्यान देना होगा, न कि सिर्फ उनके पहले के व्यक्तित्व के आधार पर इन आरोपों को खारिज कर देना चाहिए। चलिए गोपनीय दस्तावेजों के प्रबंधन वाले मुद्दे पर आते हैं। ये शायद इस मामले का सबसे ठोस पहलू है जिस पर कम विवाद है कि हाँ, कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि टॉप सीक्रेट या सीक्रेट जैसे दस्तावेजों को घर पर रखना, खासकर अगर वो सुरक्षित तरीके से नहीं रखे गए थे, तो ये नियमों का उल्लंघन तो है ही। सवाल ये है कि कितना गंभीर उल्लंघन था और इसके पीछे मंशा क्या थी। सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, ये भरोसे का और राष्ट्रीय सुरक्षा की जो पूरी प्रक्रिया है उसका गंभीर उल्लंघन है। टॉप सीक्रेट दस्तावेज वो जानकारी होती है जिसके लीक होने से राष्ट्र को असाधारण रूप से गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे दस्तावेजों को घर ले जाना और फिर उन्हें फाइलिंग कैबिनेट या कचरे के थैलों जैसी जगहों पर रखना, इसे आप महज लापरवाही कहकर कैसे टाल सकती हैं? ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक खतरनाक हद तक की उदासीनता दिखाता है, अगर जानबूझकर किया गया काम नहीं है तो भी। और अगर ये साबित होता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, तब तो ये एक बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उनकी पहुंच और उनकी विशेषज्ञता उन्हें नियमों से ऊपर तो नहीं बना देती ना, बल्कि उन्हें तो नियमों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। मैं आपकी बात की गंभीरता को समझता हूँ। सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ कुछ व्यावहारिक सवाल भी उठते हैं। शायद क्या उन दस्तावेजों को संभालने के नियम बिल्कुल स्पष्ट और व्यावहारिक थे?
क्या कभी काम के दबाव में या बेहतर विश्लेषण के लिए घर पर काम करने की जरूरत महसूस होने पर ऐसी गलतियां होने की गुंजाइश रहती हैं? मैं इसे सही नहीं ठहरा रहा, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि क्या ये एक व्यवस्थागत समस्या का भी संकेत है, जहां उच्च स्तरीय विश्लेषण और सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच संतुलन बनाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। हालांकि वो कचरे के थैले वाली बात वाकई बहुत चिंताजनक है, अगर वो सच है। नियमों की स्पष्टता का बहाना टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के मामले में शायद ही टिक पाए। ऐसे दस्तावेजों को संभालने के प्रोटोकॉल आमतौर पर बहुत सख्त और बहुत स्पष्ट होते हैं। लापरवाही भी जब राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर हो, एक गंभीर चूक है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। संतुलन बनाने की बात ठीक है, लेकिन घर पर, असुरक्षित जगहों पर और खासकर कचरे के थैलों में ऐसे दस्तावेज रखना, इसके लिए कोई भी संतुलन का तर्क काम नहीं कर सकता। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि या तो व्यक्ति ने जानबूझकर नियमों की धज्जियां उड़ाई या फिर वो इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहा। दोनों ही सूरतें बेहद गंभीर हैं। अच्छा, अब उस दूसरे मुद्दे पर आते हैं जिसे आपने शुरू में उठाया था, हितों का टकराव वाला मामला। टाटा चेयर पर रहते हुए F-16 विमानों की वकालत करना, जबकि टाटा समूह और F-16 बनाने वाली कंपनी बोइंग के बीच साझेदारी है। ये अकादमिक जगत, थिंक टैंक और नीति निर्माण के बीच के उन थोड़े धुंधले रिश्तों पर रोशनी डालता है जहां पैसों का प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, जो एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है कि कैसे थिंक टैंक की फंडिंग उनकी रिसर्च और सलाह को प्रभावित कर सकती है, या कम से कम प्रभावित करने का शक पैदा कर सकती है। जब कोई विशेषज्ञ कार्नेगी एंडाउमेंट जैसी प्रतिष्ठित संस्था में एक ऐसी चेयर पर हो जो टाटा समूह द्वारा फंडेड है, और फिर वो F-16 जेट्स की बिक्री का वकालत करे जिसे बनाने वाली कंपनी बोइंग का टाटा के साथ बिजनेस डील है, तो सवाल उठना लाजमी है। क्या टेलिस की यह वकालत पूरी तरह से उनके अपने रणनीतिक विश्लेषण पर आधारित थी, या इसमें उस फंडिंग का भी कोई अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष असर था जिसने उनकी पोजीशन को संभव बनाया? ये एकेडमिक स्वतंत्रता और नीतिगत सलाह की निष्पक्षता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है ना? ये एक जायज चिंता है और पारदर्शिता ऐसे मामलों में बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें यहाँ भी थोड़ा संतुलित रहने की जरूरत है शायद। क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि उनकी राय सीधे तौर पर फंडिंग से प्रभावित थी? देखिए, थिंक टैंक और अकादमिक जगत में फंडिंग के ऐसे मॉडल आम हैं। कई बार विशेषज्ञ की राय और उसके संस्थान के फंडर्स के हित संयोग से एक जैसे हो सकते हैं, बिना किसी ठोस सबूत के। इसे सीधे तौर पर एक भ्रष्ट आचरण मान लेना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, इस तरह के संबंधों का पूरी तरह खुलासा होना चाहिए ताकि लोग खुद तय कर सकें कि सलाह कितनी निष्पक्ष है। लेकिन इसे अपने आप में ही गलत मान लेना शायद ठीक न हो। ये एक जटिल नैतिक सवाल है असल में। मैं मानती हूँ कि ये जटिल है, लेकिन पारदर्शिता की कमी या संभावित टकराव का महज दिखना भी नीति निर्माण की प्रक्रिया में भरोसे को चोट पहुंचाता है, खासकर जब राष्ट्रीय सुरक्षा और अरबों डॉलर के रक्षा सौदों की बात हो रही हो, तो शक की छाया भी चिंताजनक होती है। निष्पक्षता सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। अंत में ये पूरा मामला हमें उस जटिल दुनिया की याद दिलाता है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के विशेषज्ञ काम करते हैं। एक तरफ वे डीप स्टेट यानी सत्ता के अंदरूनी तंत्र का हिस्सा माने जाते हैं, दूसरी तरफ जरा सी चूक या शक उन्हें एंटी नेशनल या राष्ट्र विरोधी के कटघरे में खड़ा कर सकता है। ये एक बहुत ही महीन रेखा है जिस पर वे चलते हैं। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जासूसी, कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की दुनिया सीधी सापाट नहीं होती। यहाँ इरादे, निष्ठाएं और परिभाषाएं अक्सर धुंधली हो जाती हैं। जो एक संदर्भ में सामान्य नेटवर्किंग या जानकारी साझा करना लग सकता है, दूसरे संदर्भ में वही जासूसी का संदेह पैदा कर सकता है, खासकर जब विदेशी सरकारों या उनके प्रतिनिधियों के साथ संपर्क की बात हो। टेलिस का मामला इसी जटिलता का एक ज्वलंत उदाहरण है, जहां एक विशेषज्ञ का काम कब सीमा लांघ गया, ये तय करना अदालत और जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो आज की हमारी चर्चा ने एशली टेलिस मामले की कई परतों को खोलने की कोशिश की है। एक तरफ उनके दशकों का अकादमिक और नीतिगत काम है, भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है और उनकी एक स्थापित प्रतिष्ठा है। दूसरी तरफ FBI द्वारा लगाए गए बेहद गंभीर आरोप हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेजों का गलत प्रबंधन, सिस्टम से छेड़छाड़ के प्रयास और विदेशी संपर्कों से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं। उनकी प्रतिष्ठा को जो नुकसान हुआ है वो शायद कभी पूरी तरह ठीक न हो पाए। कानूनी प्रक्रिया का नतीजा चाहे जो भी निकले,
ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, विशेषज्ञों की नैतिकता और थिंक टैंक की कार्यप्रणाली से जुड़े कई बुनियादी सवाल खड़े करता है, जिन पर लंबे समय तक विचार करने की जरूरत होगी। मेरी नज़र में FBI द्वारा पेश किए गए शुरुआती तथ्य, खासकर वो बड़ी संख्या में अति गोपनीय दस्तावेजों का घर पर असुरक्षित तरीके से पाया जाना, उन्हें सिस्टम से हटाने की कथित कोशिश और चीनी संपर्कों के साथ वे मुलाकातें जिनका स्वरूप संदेहास्पद लगता है, इतने वजनदार हैं कि उन्हें महज प्रक्रिया का हिस्सा मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही टेलिस ने अतीत में देश के लिए महत्वपूर्ण काम किया हो, वर्तमान आरोपों की गंभीरता उन्हें किसी भी तरह की छूट नहीं देती। ये मामला एक चेतावनी की तरह है कि विशेषज्ञता और सत्ता के गलियारों में पहुंच अपने साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है, और हितों के टकराव व भरोसे के उल्लंघन का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है, व्यक्ति के लिए भी और देश के लिए भी। इस बातचीत से ये तो साफ है कि इस मामले पर कोई आसान या एक तरफा राय बनाना संभव नहीं है। इसके कई पहलू हैं, कई अनसुलझे सवाल हैं अभी भी। बिल्कुल, अलग अलग नज़रियों और तथ्यों को समझने से ही हम इस जटिल स्थिति की गहराई को शायद बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जो जानकारी सामने आई है उसमें अभी और भी बहुत कुछ हो सकता है जिस पर विचार किया जाना बाकी है। अंतिम निष्कर्ष क्या हो, ये हम अपने सुनने वालों पर छोड़ते हैं।